चलिए देखिए, हम लोग आज जम्मू कश्मीर कर लेते हैं। क्या जम्मू कश्मीर है ना? ऊपर से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर से। अभी तक हम लोग का क्या हो गया? कर्क रेखा पे स्थित राज्य हो गया है ना? भारत में कर्क रेखा पे स्थित राज्य हो गया है और 22 भाषाएं हो गई। उससे हम लोग कुछ स्टेट को देख लिया। पर्सनल स्टेट में जाते हैं ना, पर्सनल स्टेट में जाते हैं, कहाँ क्या है। तो सबसे पहले देखें कि जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है ना, ये बहुत ही पुराना है। कश्मीर में कश्यप है ना, कश्यप नाम के एक ऋषि थे। कश्यप नाम के कौन थे? ऋषि थे। इन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम पड़ गया? कश्मीर। इन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया? कश्मीर। इन्हीं के नाम पे कश्मीर नाम पड़ा। ठीक है, इन्हीं के नाम पे कश्मीर। कश्यप ऋषि के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? कश्मीर नाम पड़ गया। शुरू में यहाँ पे ये टोटल राज्य में जो जनसंख्या थी वो पूर्णतः हिंदू की जनसंख्या थी। यहाँ पर टोटल हिंदू थे। 14वीं शताब्दी में, कब? 14वीं शताब्दी अगर हम बोलते हैं तो 1300 कुछ है ना, 1399 तक कहाँ जाएगा? 14वीं शताब्दी। अगर 15वीं बोलते हैं तो 1499 तक है ना, 1401 से 1499। तो ये क्या हो गया आपका? 14वीं शताब्दी में आपका तुर्किस्तान, कहाँ का? तुर्किस्तान का एक शासक थे, दुलुचा। दुलुचा नाम के एक शासक था, है ना। ये आपका तुर्किस्तान का एक शासक था दुलुचा। दुलुचा जो था, चूंकि ये मंगोल मुस्लिम आतंकी था। अब आप कहिएगा कि आप तो तुर्किस्तान हमको पढ़ाए ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड मैप हम लोग का समाप्त हो गया। तुर्किस्तान हम लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े। तुर्किस्तान किस एरिया को बोलते हैं वो समझिएगा। आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाए थे तो वर्ल्ड मैप में पढ़ाए थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगर हम इसमें देखें फिगर में, तो वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि ए वाला एरिया है ना, ये पूरा ये क्या है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट, एशिया का मिडिल वाला ये वाला एरिया जो है। अब प्लस ये चीन का सिजियांग प्रांत, प्लस चीन का सिजियांग प्रांत। कौन सा? सिजियांग प्रांत। ये सब मिलकर कहलाता था तुर्किस्तान। ये सब मिलकर क्या कहलाता था? तुर्किस्तान कहलाता था। ये पूरा एरिया मिलकर क्या कहलाता था? तुर्किस्तान। तो यहीं का शासक था, यहाँ मंगोल मुस्लिम आतंकी था। कौन? मंगोल मुस्लिम आतंकी था, दुलुचा। कौन था? दुलुचा। ये लोग जहां भी आक्रमण करते थे वहां धर्मांतरण कराते थे, अपने धर्म को वहां ले जाते थे और वहां पे दूसरे धर्म को, जैसे दूसरे धर्म से जुड़े हुए मंदिर हो गए, तो मान हिंदू का मंदिर है तो मंदिर को तोड़ देते थे, और जितने भी हिंदू थे उसको मुस्लिम बनाते थे, धर्म का उसका परिवर्तन कराते थे। तो ये यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में, हजारों की संख्या में, ये 60,000 सैनिक के साथ यहाँ आक्रमण कर दिए। कितने सैनिक के साथ? 60,000 सैनिक के साथ। कितने सैनिक के साथ? 60,000 सैनिक के साथ इस एरिया में आक्रमण कर दिए। और यहाँ पे जितने भी हिंदू थे, है ना, यहाँ जितने भी हिंदू थे सबको क्या किए? मुस्लिम बनाना शुरू कर दिए, इनके धर्म को परिवर्तित करना शुरू कर दिए। जब कुछ हिंदू धर्म नहीं परिवर्तित कर रहे थे तो वो जबरदस्ती क्या किया? आत्महत्या कर लिए। अब जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे?
उनके पास कोई चारा ही नहीं, वो आत्महत्या कर ले। कुछ लोग यहाँ से भागकर दूसरे जगह चले गए। तो इस प्रकार यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया, हिंदू का अंत होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद डुलूचा के बाद जम्मू कश्मीर का एरिया किसके अंदर में आया, मुगलों के हाथ में आया। डुलूचा के बाद कौन आए, मुगलों। इसके बाद यहाँ का कब्जा हो गया मुगल का। किसका हो गया, मुगल का कब्जा हो गया। मुगल के बाद यहाँ के शासक बने सिख। कौन यहाँ पे आए, सिख धर्म के आए, है ना। यहाँ कौन आए, सिख आए। सिख में खास करके रंजीत सिंह। आप जानते हैं रंजीत सिंह की 4 राजधानी थी। कौन कौन, अगर उसको शॉर्ट में बोले तो पेक मुल्ला। कौन, पेक मुल्ला, पेक मुल्ला। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। कौन, रंजीत सिंह की 4 राजधानी थी, जिसमें एक कौन था, कश्मीर। एक कौन था, कश्मीर। एक कौन था, कश्मीर। तो कश्मीर में जब रंजीत सिंह की राजधानी थी, तो उसी समय रंजीत सिंह जैसे अपने एरिया का विस्तार कर रहे थे, है ना। तो उस दौरान इनके साथ एक सैनिक था जिसका नाम था गुलाब सिंह। जिसका नाम क्या था, गुलाब सिंह। वह एक राजपूत जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन थे क्या, डोगरा थे। डोगरा राजपूत थे। क्या थे, डोगरा राजपूत थे। क्या थे, गुलाब सिंह। कौन थे, गुलाब सिंह। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। मिटाते हैं इसको। शुरू में किसका शासन था यहाँ, हिंदू शासक थे, है ना। कश्यप ऋषि के नाम से इसका नामकरण पड़ा। किसके नाम पे, कश्यप ऋषि के नाम पे नामकरण पड़ा। बाद में 14वीं शताब्दी में इस पर डुलूचा जो था मंगोल आतंकी था, है ना, ये यहाँ आक्रमण कर दिया। कौन, डुलूचा आक्रमण कर दिया। उसके बाद उनके बाद वो क्या किए, यहाँ धर्मांतरण करवाए बहुत बड़ी संख्या में। फिर यहाँ मुगलों का शासन हुआ, मुगलों का कब्जा हो गया। मुगल के बाद यहाँ कौन आए, सिख आए। सिख में एक सैनिक थे जिनका नाम था गुलाब सिंह। क्या नाम था, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह की अपनी काबिलियत के अनुसार, है ना, रंजीत सिंह को एक अच्छा पद दिए, है ना, अधिपति बना दिए। बाद में वो जब लाहौर के एरिया में कब्जा कर लिए, उधर राजधानी बना लिए, तो उसके बाद क्या किए कि जम्मू का एरिया, कौन सा एरिया, जम्मू का एरिया, है ना। अब एक पूरा कश्मीर का पार्ट है, तो इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जम्मू का एरिया है ना, ये वाला भाग, जम्मू का कुछ ये वाला भाग देखेंगे कि जम्मू का एरिया जो है गुलाब सिंह को दे दिए कि आप यहाँ पे शासन करें। तो यहाँ पर शासन कौन करने लगे, गुलाब सिंह। थे किस जाति के, डोगरा। क्या थे, डोगरा राजपूत थे, है ना, डोगरा। तो यहाँ गुलाब सिंह शासन करने लगे। बाद में सिखों के बाद 1846 में, कब, सिखों के साथ 1846 में अमृतसर की संधि, कौन सी संधि, अमृतसर की संधि हुई अंग्रेज और सिख के बीच। उस समय रंजीत सिंह मर गए थे, है ना। उस समय रंजीत सिंह क्या हुए थे, वो मर गए थे। उस समय तक उनको एक बीमारी हो गया था, उस बीमारी से वो मर गए थे। तो रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और 1846 में सिखों के साथ एक संधि हुआ। इस संधि के तहत अब इस पे किसका कब्जा हो गया, अंग्रेज का कब्जा हो गया। पहले कौन था, हिंदू शासक था, हिंदू यहाँ पे थे। फिर उसके बाद में वहां पे मुगल आए, डुलूचा का अधिपति हुआ। उसके बाद मुगल आए, मुगल के बाद यहाँ सिख आए। सिख के बाद एक एरिया में डोगरा शासक के रूप में गुलाब सिंह थे। गुलाब सिंह जब अंग्रेज को दिया जा रहा था उस समय, तो अंग्रेज से पैसा देकर, है ना, खरीद लिए। कौन, गुलाब सिंह। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर कौन खरीद लिए, गुलाब सिंह। अब इन्हीं गुलाब सिंह से जो इनके उत्तराधिकारी के रूप में आए, तो इनका उत्तराधिकारी गुलाब सिंह के बाद कौन आए, पहला तो गुलाब सिंह थे, उनके बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में आए रणवीर सिंह। कौन थे, रणवीर सिंह। कौन आए,
रणवीर सिंह। उसके बाद इसके बाद कौन है? प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह। इसके बाद प्रताप सिंह के बाद, है ना, प्रताप सिंह के बाद जो शासक बने उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। ये नाम आया होगा तो आप लोग को लगा होगा अच्छा सुने हैं, है ना, सुने हैं। अभी तक तो लग रहा होगा कि कहीं अलग दुनिया में है। क्लियर? कौन आए? हरि सिंह। इन्होंने 1925 से 1947 तक शासन किया। कब तक? 1925 से 1947 तक शासन किया। कब तक? 1925 से 1947 तक शासन किया। इन्हीं का प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। कौन थे? शेख अब्दुल्ला। कौन थे? इन्हीं का बेटा हुए फारूक अब्दुल्ला। इन्हीं के बेटा है उमर अब्दुल्ला, है ना, वहां के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला। तो ये जो शेख अब्दुल्ला थे बहुत ही तेज व्यक्ति। ये जो थे ना, ये चाहते थे कि हरि सिंह के बाद, हरि सिंह ने 4 शादियां की, 4 शादी किए थे, जिसमें इनका एक पत्नी से एक लड़का था जिनका नाम था कर्ण सिंह, है ना। तो ये शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि जब हरि सिंह के बाद यहाँ का सत्ता चूंकि मुस्लिम बहुल हो गया है तो हम अपना लें। तो जब भारत का बंटवारा हुआ माउंटबेटन योजना के तहत, तो उस समय माउंटबेटन योजना के तहत बंटवारा हुआ, तो अंग्रेज जब यहाँ से जाने लगे तो वो सोचे कि कुछ ऐसा विवाद दोनों में करवा दें कि कभी अंत ही ना हो, यानी ये देश कभी उभरे ही नहीं। तो उस समय देसी रियासत हुआ करता था। देसी रियासत मतलब जहां पे शासक हुआ करते थे, जैसे चांद बीबी, बेगम हजरत महल, है ना, हैदराबाद, ये सब क्या है, हैदराबाद का निजाम, है ना। तो ये सब क्या था? देसी रियासत था। इस पे कब्जा किसका था? अंग्रेज का था। शासक तो वही थे लेकिन कब्जा किसका था? उसका था। तो वो क्या किए, उसको बोल दिए कि आपको मन है तो आप स्वतंत्र रहें, आप अगर चाहते हैं हिंदुस्तान में मिलना, हिंदुस्तान में मिल जाइए, आप चाहते हैं पाकिस्तान में मिलना, पाकिस्तान में मिल जाइए, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहिए। अब ये यहाँ पे आके पेच फंस गया, यानी देसी रियासत को वो क्या कर दिए, मतलब एक ऐसा राय दिए जो मतलब मान्य नहीं था किसी भी देश के लिए। तब तो फिर उस समय कितने देश? 562 देशी रियासत था टोटल। उस समय रियासतों की संख्या कितनी थी? 562 देशी रियासत था, है ना। इतना देशी रियासत, जूनागढ़, हैदराबाद, लखनऊ, है ना, इस तरह से जम्मू कश्मीर, ये सब क्या है? देशी रियासत, इनका अपना प्रांत था, है ना। यहाँ के शासक हुआ करते थे। 562 देशी रियासत था। हाँ, ये पहले पाकिस्तान बांग्लादेश सब संयुक्त था, है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब संयुक्त था। तो यहाँ पे कितने देशी रियासत थे? 562 देशी रियासत थे। अब ये समस्या आ गई कि इनको हिंदुस्तान में कैसे मिलाया जाए। तो आदमी खोजा जाने लगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मिला सकते हैं। तो बात हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासत मंत्रालय दिया गया, है ना। तो पूछेगा क्वेश्चन, देशी रियासत मंत्रालय किनके अधीन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासत मिला। इनका पर्सनल अगर देखेंगे तो इनकी काबिलियत बहुत बड़ी थी, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1875 में, 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। 1875 में कोलकाता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र नहीं था, है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। तो 1875 में 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। और ये 4 भाई थे, और 4 भाई में ये अपना डिग्री जो थे वकालत किए थे, है ना। कहाँ से? लंदन से वकालत किए थे, लंदन से वकालत किए थे। अब पर्सनल एक गांधी जी को देखकर स्वतंत्रता आंदोलन में आए थे। खेरा आंदोलन इनका प्रथम आंदोलन था 1918 में। फिर बारदोली में आए,
आज जब जीडी करवा रहे थे तो आप लोग का क्वेश्चन आया था कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने दी, है ना। चूंकि बारदोली में ये क्या हो गया था कि वहां पर टैक्स किसानों को लगान के रूप में 28% कर दिया गया था। 6% से सीधे 28% बढ़ा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जहां तक हम जाने हैं, ये ऐसा व्यक्ति थे कि जिसमें हाथ लगाए अपने काम को पूरा किए, समझे। तो कभी भी आप किसी भी चीज में काम लगाते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि उसको पूरा कीजिए। समझिए आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत की, जॉब नहीं लेके आए, तो उसका कोई विशेष फल आपको तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी आप एक स्टडी तो के अनुभव तो लिए। तो ये जो थे हमेशा सोच के जाते थे कि हमको काम पूरा करना है, और कर लेते थे। तो देशी रियासत, इसीलिए जब देशी रियासत का मंत्रालय किनको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। तो ये चाहे तो जैसे हो, मार के पीट के जैसे हो, मिलना है तुमको तब मिलना है ना, सबको मिला लिए। हैदराबाद बहुत बड़ा रियासत था उस समय, वहां का निजाम, हैदराबाद का निजाम, है ना। ये जितना देख रहे हैं आप एरिया, आंध्र प्रदेश वाला, है ना, ये आंध्र प्रदेश, हैदराबाद देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, ये पूरा एरिया जो है आपका, ये यहाँ से उठकर अगर ये है ना, ये पूरा यहाँ से उठकर ये मतलब हम स्वतंत्र रहेंगे, अलग रहेंगे। अब बताइए, सब कहेगा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो फिर भारत का नक्शा कैसा होता? अलग हो जाता, भारत का नक्शे गड़बड़ हो जाता। तो एक भारत के सैनिक को भेजकर इनको क्या किए, इनको अपने हिंदुस्तान में मिलाया गया। सिंधिया परिवार, है ना, जिसमें ज्योति आदित्य सिंधिया जो है ना, ये बोले कि देखिए हम भारत में मिलेंगे, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरी हवेली सुरक्षित होनी चाहिए। भारत सरकार बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कोई समस्या नहीं है, आपकी हवेली रहेगी आपके पास, और बोलिए वो और हवेली देते हैं वो आपको, लेकिन आपको मिलना पड़ेगा भारत में। मिल गए, आज भी उनकी हवेली है ना, सिंधिया घराना का हवेली आज भी है उनका, वो राजा है ना, वो राजा है। तो वो आज भी, तो आप अपना एक शर्त रखें, ये सीधे कहना क्या था इनका, आपको जो शर्त है बोलिए, लेकिन रहना आपको हिंदुस्तान में। इस तरह से सभी रियासत को मिलाने का काम कौन किए? एक रियासत जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर जो था, यहाँ के हरि सिंह बोले कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ये क्या बोले? हम स्वतंत्र रहेंगे। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू हस्तक्षेप कर दिए, है ना, ये उस समय फाइनल कर देते, लेकिन वो हस्तक्षेप कर दिए, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं पाए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री वो थे और उप प्रधानमंत्री ये थे, है ना। ये गृह मंत्रालय दिया गया इनको, है ना, गृह मंत्रालय भी दिया गया, देशी रियासत मंत्रालय भी था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, है ना। तो जम्मू कश्मीर उस समय शेख अब्दुल्ला कहाँ थे? जेल में थे, है ना, उस समय शेख अब्दुल्ला जेल में थे। तो ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है, उस समय हरि सिंह बोले कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो वो अलग, पाकिस्तान का अलग बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान का अलग हो गया। 1947-48 में, कब? 1947-48 में, चूंकि ये अकेले थे, है ना, पाकिस्तान कबालियों के भेष में, लुंगी पहनकर, है ना, कबालियों के भेष में लोगों को जम्मू कश्मीर पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया, इधर से, है ना, कबाली के भेष में जम्मू कश्मीर पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ऐसे आप ये कहां तक पहुंच गए? लगभग श्रीनगर के आसपास पहुंच गए पूरा। अब ये हरि सिंह आए दौरे दौरे इनसे मदद मांगने के लिए, किनसे? नेहरू जी के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी के पास में। तो नेहरू जी बोले अरे रुकिए, हम भेजते हैं आपके यहाँ सैनिक, तुरंत सैनिक को भेजे, है ना, तुरंत सैनिक को यहाँ से भेजे। सैनिक को रोक दिए सरदार पटेल, हाँ कहाँ से? नहीं भेजेंगे हम, आपको स्वतंत्र रहना है तो अपनी रक्षा खुद करनी ना है, आपको स्वतंत्र रहना है तो खुद रक्षा कीजिए, हम काहे करेंगे आपका, हम क्यों जाएंगे आपने? नहीं तो आप साइन कीजिए, विलय पत्र में साइन कीजिए, हम भेजेंगे अपना सैनिक, है ना। तो वो विलय पत्र में साइन किए। शेख अब्दुल्ला बड़ा तेज आदमी, वो बोले कि विलय पत्र पे साइन कर देंगे तो कल हो के हम यहाँ का शासक बनेंगे, तो ये तो हिंदुस्तान में मिल गया था, हमारा रहने या न रहने का क्या मतलब, है ना।
तो अलग से दो कानून जुड़वाती है, 370 और 35A। अनुच्छेद 370 और 35A है तो हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान का कानून यहाँ मान्य नहीं है। मतलब अगर दो हाथ है, ये हाथ काम कर रहा है, ये हाथ कह रहा है कि हम अपना अनुसार चलेंगे, आप उसको जो बोलिए लेकिन हम अपना अनुसार चलेंगे, तो इसे कैसे काम चलेगा, है ना। तो 370 और 35A को कौन डलवा लिए? शेख अब्दुल्ला, है ना। भारत का सैनिक जैसे ही पहुंचा वहां खरीदना शुरू कर दिया कबालियों को। जैसे तब तक छूट गए थे, छोड़ दिए गए थे, है ना। वो जब हरि सिंह आए थे ना, साइन किए थे ना, तो विलय पत्र पे साइन किए थे, तब तक वो मतलब उनको उधर से रिलीज कर दिया गया था। तो 47-48 में तो इधर से कबाली भागना शुरू कर दिए, श्रीनगर के एरिया तक, इधर पूरा दम इधर से खरीदना शुरू कर दिए। एक्चुअली वो पूरा का पूरा चले जाते, खत्म हो जाता। तब तक नेहरू जी माने नहीं, चले गए यूएनओ में कि हमारे यहाँ आक्रमण कर दिया है, चलिए आप सुलझाइए। अब यूएनओ का क्या है? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। अभी तो इसका 45 में गठन हुआ है, 24 अक्टूबर को, है ना। 45 में इसका गठन हुआ। इनको लगा क्या 45 में गठन हुआ, अभी 47 हो रहा, नया नया है ना, जोश ज्यादा होगा, हमारे यहाँ का प्रॉब्लम सुलझा देंगे। यूएनओ में अभी तक जो भी विवाद गया है वो और ज्यादा उलझ गया है, एक्चुअली क्या होता है ना, समय पार हो जाता है तो इतिहास में किसने क्या गलती किया हम लोग उसको बताते हैं, है ना। अगर मान लीजिए मोदी जी किन्हीं के साथ वार्ता कर रहे हैं या किसी के साथ किसी गठबंधन में शामिल हो गए, तो वो गठबंधन सही है या गलत, तो समय पार हो जाता है तब हम लोग को पता चलता है ना। उस समय उतना नहीं पता चलता उसका इफेक्ट, तो उस समय उनको उनकी ऐसे भी दूरदर्शिता थोड़ा उतना नहीं था जितना सरदार पटेल की थी। तो 45 से कहाँ चले गए? यूएनओ में। यूएनओ बोला दम स्टॉप, जो सैनिक जहां है वहां स्टॉप हो जाओ, जब मेरे पास आ गया तो हम हेड हो गए, है ना, दोनों रुक जाओ। दोनों सैनिक स्थायी हो गए। जहां तक का एरिया पाकिस्तान कब्जा किए हुए था और जहां तक हिंदुस्तान में था वो पाकिस्तान वाला में चला गया, बाकी हिंदुस्तान वाला में चला गया। अब विवाद वहीं रह गया। जिसने पाकिस्तान का जो एरिया पाकिस्तान ने कब्जा किया उसको बोला जाता है पीओके, है ना। क्या बोला जाता है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, मतलब जो एरिया वो कब्जा किए हुए हैं। क्लियर? समझ रहे हैं? तो जो एरिया वो कब्जा किए हुए हैं वो, तो यहाँ तक का स्टोरी आप समझ गए। अब हम लोग करंट में आता है, क्योंकि 2019 के बाद कश्मीर का विवाद लगभग अलग हो गया है। अब वहां पर 370 भी हटा दी गई है और 35A भी हट गया है ना। 370 भी हट गया है, 35A भी हट गया है। अब उसका नक्शा क्या है जो समझिए, यहाँ देखते हैं हम लोग। ये क्या है आपका? लगभग 30% एरिया, लगभग 30% एरिया क्या है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके। कुछ एरिया 1962 में, कब? 1962 में भारत चीन युद्ध के समय अक्साई चीन, कौन सा एरिया? अक्साई चीन 10%। कितना एरिया है? 10%। ये एरिया को चीन कब्जा कर लिया। भारत का 10%? नहीं, कश्मीर का 10%, है ना। 10% एरिया कौन कब्जा किया है? चीन कब्जा कर लिया है। तो बच गया है कितना? जो एरिया बचा हुआ है उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पहले हम देखेंगे तो उसमें क्या क्या है ना। अगर ये आपका समझ लीजिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एरिया है, तो ये ऊपर का भाग को बोलते हैं गिलगिट। क्या बोलते हैं? गिलगिट पाकिस्तान, है ना, गिलगिट बोलते हैं। इधर के भाग को बाल्टिस्तान, क्या बोलते हैं? बाल्टिस्तान। इधर आजाद कश्मीर, इधर क्या है? आजाद कश्मीर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पर बिल्कुल गिलगिट वाला एरिया में, है ना, गिलगिट वाला जो एरिया है, यहाँ एक गिलगिट में हवाई अड्डा है,
चूंकि उस समय अमेरिका बहुत ज्यादा पाकिस्तान के पक्ष में रहता था, है ना, तो जिसके कारण वो चाहता था कि यहाँ से हम हिंदुस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे, है ना, यहाँ से क्या करेंगे, हिंदुस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे, ये एरिया है ना। तो यहाँ देखिए ये वाला भाग क्या है, इस तरह से, तो यहाँ से हम हिंदुस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे, ऐसे मतलब हिंदुस्तान क्योंकि उस समय रूस के फेवर में ज्यादा रहता था, तो हिंदुस्तान पर भी नजर रख लेंगे, इधर से चाइना पर भी नजर रख लेंगे, दोनों पे नजर रख लेंगे। तो ये एरिया किसके अधीन पाकिस्तान दे दिया, और अमेरिका को दे दिया। यहाँ का एक हवाई अड्डा किसको दे दिया, अमेरिका को दे दिया। गिलगिट का एक हवाई अड्डा अमेरिका को दे दिया। एक कौन किसको दे दिया, अमेरिका को दे दिया। अवोटाबाद में ओस्लामा बिन लादेन, अवोटाबाद पाकिस्तान के अवोटाबाद में ओस्लामा बिन लादेन जब पकड़ाया तो बोला अरे ये तुम क्या कर दिया, मेरा ही दुश्मन को अपने घर में छुपाए हुए था, हम इसको खोज रहे हैं पूरा दुनिया में, और तुम ही छुपैले है, तुमसे दोस्ती खत्म। तो ये दूसरा दोस्ती खोजने लगा, तो बगल में चीन मिल गया। चीन को बोला आइए आइए, है ना। अब चीन को, है ना, चीन को ये यहाँ बुला लिया, ये एरिया दे दिया चीन को। अभी किसको हवाई अड्डा दिया था, अमेरिका को, अब दे दिया ये वाला एरिया चीन को। ये एरिया का नाम सस्क्राम घाटी, बल्टिस्तान में एरिया है, क्या नाम है इसका, सस्क्राम घाटी। क्या नाम है, सस्क्राम घाटी। तो सस्क्राम घाटी किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। अब दोनों को लाके यहाँ बैठा दिया। इतने में ये खुश नहीं हुआ, इनको अभी भी डर लग रहा था कि हिंदुस्तान कभी भी कब्जा करके हमसे ले लेगा। तो बोला एक काम कीजिए ना, आप देखो यहाँ से सड़क बना दीजिए ना हमारे मेन लाइन तक। तो मेन लाइन तक, है ना, कहाँ तक, यहाँ से, ठीक है, इस एरिया से ऐसे सड़क, ठीक है, इस एरिया से एक सड़क बना दिया ग्वादर पोर्ट तक। कहाँ तक, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक। सीपेक, कौन सा, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पूरा नाम क्या है उसका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना। सीपेक के बारे में पहले भी आप लोग को बताया है, कौन सा है, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना देखा कि और हमको आराम हो जाएगा, है ना। हिंदुस्तान एशिया में अगर चाइना को कोई टक्कर देने वाला है तो हिंदुस्तान ही है। तो ये बोला मेरे लिए तो बहुत बेटर है, आए पाकिस्तान को और लालच दे दिया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, हम बना देते हैं सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसके किनारे किनारे फैक्ट्री लगाया जाएगा, बाहर से कंपनियां आएगी, फैक्ट्री लगाएगी। पाकिस्तान में कौन फैक्ट्री लगाएगा, किसको मरना है ना। तो यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, तो ये बना दिया। कर्ज के जाल में ऐसा बच गया पाकिस्तान कि आज के डेट में पाकिस्तान का उतना जीडीपी नहीं है जितना वो कर्ज ले चुका है, समझे। पूरा बेच भी देगा ना तब भी वो चुका नहीं पाएगा। उसका समस्या इतना आ गया है कि वो कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेता है। अगर वो कर्ज चुकाता है तो वो भी कर्ज लेकर ही चुकाता है, समझ गए, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका जो पाकिस्तान को कब्जा किया हुआ है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात। अब आते हैं जो हम लोग के एरिया में, जो हम लोग के पास कश्मीर का भाग बचा हुआ है उसमें देखते हैं। हम लोग के पास जो कश्मीर का भाग बचा हुआ है, अशोक के समय कश्मीर में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। यहाँ के जनता अशोक मगध के समय, समझ रहे हैं, बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। तो क्या अशोक उस समय नहीं रहेगा, है ना। चलिए देखिएगा, उसमें शासक कौन थे, बिंदुसार ही थे। देखिएगा मगध का शासक, मगध कहाँ, बिहार में, है ना। मगध बिहार में, मगध कहाँ, बिहार। मगध बहुत बड़ा उस समय क्या था, जनपद था। मगध बहुत बड़ा जनपद था उस समय। तो मगध का शासक थे कौन, बिंदुसार। कब्जा में कौन था, कश्मीर। कब्जा में कौन था,
कश्मीर, यहाँ विद्रोह हो गया। जब विद्रोह हो गया तो इसको दबाने के लिए उसने सुसीम को भेजा। बिंदुसार किसको भेजे? अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजे। सुसीम थोड़ा सीधा पढ़ते थे, गए विद्रोह दबाने, पिटा के आ गए, भाग गया बेचारा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, है ना, उज्जैन का उस समय जो उज्जैन में इनकी जिम्मेवारी दी हुई थी, उज्जैन में ही ये उस समय शासक थे कौन? अशोक को बोला गया कि एक काम कीजिए, आप जाइए, सुसीम के बस में ना है, अब आप जाइए। वहाँ गए और अगला दिन खबर आया कि सारा विद्रोह दब गया। कहा किया भाई तू जाके, जो विद्रोही था, जितना पत्थर उथर चलाने वाला था, सबको स्वाहा कर दिया। न विद्रोही रहेगा न विद्रोह होगा, मतलब सबको मारपीट के बराबर कर दिए। तो उस समय से जहां भी विद्रोह होता था दबाने के लिए अशोक को भेज दिया जाता था, और वो चला जाता था। उसके बाद कहानी खत्म वहां का। तो अलग बात है कि कलिंग के युद्ध में इतना ज्यादा हत्या हुई कि इनका दिमाग जो है चेंज होने लगा, है ना, उसके प्रति से हटने लगा। शुरू में अशोक बहुत ही क्रूर शासक था, बाद में बहुत ही उदार बन गया था, तो ये लौटते समय जब यहाँ से लौट रहे थे तो इन्होंने एक शहर बसाया। कौन सा? श्रीनगर। क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर को किसने बसाया? अशोक ने। श्रीनगर को किसने बसाया? अशोक ने बसाया। श्रीनगर को अशोक ने बसाया। अब देखिएगा, अब हम लोग का एक्चुअली में क्वेश्चन अब शुरू होगा, है ना। क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? अब क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जब अभी के तत्काल जम्मू कश्मीर का स्थिति देखेंगे, ये वाला एरिया जो है ये किसके अधीन है? पाकिस्तान, पीओके में है। ये एरिया आपका अक्साई चीन में है। जो बचा हुआ एरिया है ये वाला है ना, वो क्या है? अभी भारत के अंदर। तो हम देखते हैं कि एक पूरा एरिया क्या बना दिया गया। देखिए, ये ऊपर का भाग क्या था? कश्मीर। ऊपर का भाग क्या था? कश्मीर। जैसे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, एक फिगर और हम बनाते हैं, है ना, इसमें देखते हैं, दिख रहा है? ये वाला एरिया क्या है? ये पाकिस्तान के अधिकृत में है, पीओके है। ये क्या है? पीओके है। इसके नीचे देखेंगे, ये वाला कौन सा है? अक्साई चीन है। ये कौन सा है? अक्साई चीन है। ये वाला एरिया में मुख्य रूप से विवाद था कश्मीर में। ये एरिया कश्मीर कहलाता है, ठीक है। यहाँ से ये एरिया जम्मू है। ये क्या है? जम्मू है। और ये पूरा भाग क्या है? लद्दाख था। ये पूरा क्या था? लद्दाख था। ये क्या था? लद्दाख था। ऊपर ये क्या है? कश्मीर। अभी के समय क्या है कि कश्मीर का नक्शा, कहानी खत्म। ये पूरा हो गया लद्दाख, पूरा हो गया लद्दाख। ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें कश्मीर कहाँ है? अब मान लिया जाए कि यहाँ पर जनमत संग्रह होता है, जनमत के द्वारा वोटिंग होता है। जम्मू में चूंकि 67% हिंदू है, लगभग 67 या 63%, 60% से ऊपर हिंदू हैं। लद्दाख में भी समस्या नहीं, लद्दाख में पूरा पहाड़ी एरिया है। लद्दाख में पूरा पहाड़ी एरिया है। जम्मू में देखेंगे तो जम्मू में कोई नहीं कहता है कि हमको विवाद चाहिए, ये लोग सब शांति से रहता है। क्या पहले देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, ये क्या है? ये आपका जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू वाला एरिया क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। ये एरिया क्या हो गया? लद्दाख। कल हो के आपके यहाँ अगर जनमत संग्रह होता है ना, तो अगर पाकिस्तान बोलता है कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करें, तो कहाँ लाएंगे? कहाँ आएंगे? विदेश का प्रतिनिधि कहाँ आएंगे? यूएन का प्रतिनिधि कहाँ आएंगे? जम्मू कश्मीर में आएंगे। यहाँ पूछेंगे आपको कहाँ रहना है? हमको भारत में रहना है। अरे ये तो जम्मू वाला एरिया है ना, ये कहाँ बोलेंगे? चूंकि ये हिंदू बहुल एरिया है, तो क्या बोलेंगे? हमको भारत में रहना है। तो यहाँ से पाकिस्तान बोलेगा कि यहाँ नहीं चल, यहाँ चलिए, यहाँ चल के पूछिए। तो यहाँ के मुस्लिम बोलेंगे क्या? कश्मीर वाले, कि हमको पाकिस्तान में रहना है। तब हिंदुस्तान की सरकार बोलेगी कि आप कहाँ चल के पूछ रहे, आप आए कहाँ हैं? तो कि जम्मू कश्मीर में। ये तो लद्दाख है, ये तो आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर तो एने है।
आप आए हैं जम्मू कश्मीर में ना, तो लद्दाख में कहे जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर पूछे, एक किनका दिमाग है? मोटा भाई का दिमाग है। किनका दिमाग है? मोटा भाई का दिमाग है, अमित शाह का, है ना। ये अब वो कश्मीर क्या हो गया? पूरा लद्दाख हो गया। ये वाला एरिया क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। क्लियर? दिमाग में चला गया नक्शा, समझ गए? चलिए, तो अब देखते हैं, पहले यहाँ पे किसके नाम पे कश्मीर नाम पड़ा? कश्यप ऋषि के नाम पे कश्मीर नाम पड़ा। कश्यप ऋषि के बाद यहाँ पे कौन सा आतंकी था जो आक्रमण किया था? कौन था? दुलुचा। यहाँ आने के बाद उसके बाद यहाँ का शासक कौन, किसके अधीन आया? मुगल के अधीन। फिर सिखों के बाद डोगरा शासक, है ना। गुलाब सिंह किसका, हरि सिंह किसका थे? डोगरा शासक थे। क्या थे? डोगरा शासक थे। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर ये हम श्रीनगर लेते हैं ना, ये क्या है? श्रीनगर है। यहाँ पहाड़ी एरिया है। ध्यान दीजिएगा पहली चीज कि ये पूरा एरिया क्या है? पहाड़ से भरा हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा है ना, ये देखिएगा ऐसे, ऊपर वाला एक पहाड़, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे ऊपर की श्रेणी ये पहाड़ जो इसको बोलते हैं हिमालय का ये भाग है। कौन सा भाग है? हिमालय का, ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका है? ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में देखिएगा, हिमालय को हम लोग जो बांटते हैं तो सबसे ऊपर के भाग का हिमालय है, सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद उसके नीचे क्या होता है? बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, है ना, फिर शिवालिक। तो सबसे ऊपर का क्या है? ट्रांस हिमालय। तो पूरा कश्मीर किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंदर आ जाता है। किसके अंदर? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय का भाग कौन है जो समझते हैं हम लोग? ट्रांस हिमालय का भाग कौन कौन है? सबसे ऊपर जो है ये कौन सा है? सबसे ऊपर है काराकोरम, है ना। काराकोरम सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम। उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाब। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब, तीन हिमालय की श्रेणियां जो आपको क्वेश्चन में आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। लद्दाख पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। पीर पंजाब किसका भाग है? लद्दाख का भाग है। जास्कर किसका भाग है? लद्दाख का भाग है। क्लियर? काराकोरम किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। लद्दाख किसका भाग है? जास्कर किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का है। पीर पंजाब ट्रांस हिमालय। एक किसका भाग है? सब हिमालय को हम लोग 4 श्रेणियों में बांटे हैं, जिसमें एक श्रेणी है ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर का भाग, है ना, सबसे ऊपर का भाग। तो ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय में कितने श्रेणी हैं? 4 श्रेणी है। तो अब बीच में ये जो पहाड़ है, ध्यान दीजिएगा, तो हम जानते हैं कि पहाड़ों के बीच पतला रास्ता को क्या बोलते हैं? दर्रा, है ना। पहाड़ों के बीच पतला रास्ता को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। और वही पहाड़ों के बीच में गांव बस जाए तो क्या बस बोलेंगे? उसको घाटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पहाड़ है, 2 पहाड़ है, उनके बीच में गांव बसा हो तो उसको क्या बोलेंगे? घाटी। क्या बोलेंगे? घाटी बोलते हैं, वैली, है ना। तो पतला रास्ता को क्या बोलते हैं? दर्रा। तो क्या इनके बीच में दर्रा होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? घाटी होंगे, होंगे ना। तो ये जो घाटी आएगा बीच में, इसको बोलेंगे काराकोरम लद्दाख घाटी। काराकोरम लद्दाख घाटी, वैली। इसको क्या बोलेंगे? लद्दाख जास्कर वैली। इसको क्या बोलेंगे? जास्कर पीर पंजाल वैली। अब पीर पंजाल और नीचे में एक, नीचे देखिएगा हिमाचल प्रदेश ऐसे धौलाधर है, तो पीर पंजाल धौलाधर की घाटी। क्लियर? तो अब हम लोग समझते हैं दर्रा।
यहाँ जितने दर्रा है उसको पढ़ लेते हैं। क्लियर? आज दर्रा तक करके और छोड़ देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो आज दर्रा तक कर लेते हैं, उसके बाद चलिए देखिएगा, यहाँ पर क्या है? श्रीनगर। यहाँ पर क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर से ऊपर जाने के लिए, श्रीनगर से ऊपर जाने के लिए कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। कौन है? बुर्जिल दर्रा। कौन है? बुर्जिल दर्रा। इधर देखिएगा, श्रीनगर से इधर की ओर कौन है? बनिहाल दर्रा। ये कौन सा था? बुर्जिल दर्रा। ये कौन सा था? बुर्जिल दर्रा। ये कौन है? बनिहाल दर्रा। इधर देखिएगा, श्रीनगर से चीन के एरिया, इधर क्या अक्साई चीन है ना? अक्साई चीन, चीन का एरिया में, तो चीन के एरिया में देखेंगे तो इधर कौन है? काराकोरम। इधर क्या है? काराकोरम दर्रा। क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? के लिख देते हैं सिर्फ, के। काराकोरम, काराकोरम दर्रा। ठीक है। और नीचे में ये है श्रीनगर से कारगिल। नीचे क्या लद्दाख है ना? लद्दाख में नीचे देखेंगे तो कारगिल यहाँ पे है। कारगिल है ना? कारगिल वार 1999 में हुआ था ना, तो एक कारगिल है। तो कारगिल आने के लिए श्रीनगर से जोजिला दर्रा। कौन है? बुर्जिला, जोजिला अपोजिट। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला है ना? जोजिला दर्रा। अब समझते हैं इसको, जरा याद करते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं, क्या होते हैं? सबसे ऊपर होते हैं। बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, है ना? जो बोले हम लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। ठीक है। तो बुजुर्ग कहाँ रहेंगे? ऊपर रहेंगे। तो श्रीनगर से पाकिस्तान बुजुर्ग के सहारे, बुजुर्ग बताएंगे देखो एने से कब्जा कर लो। कौन बताएंगे? बुजुर्ग बताएंगे पाकिस्तान में एने से कब्जा करो। तो श्रीनगर से पाकिस्तान जाने के लिए बुर्जिला दर्रा। कौन सा? और नीचे आने के लिए जोजिला दर्रा। नीचे आने के लिए जोजिला दर्रा। चाइना में जाने के लिए काराकोरम दर्रा। इधर आने के लिए है ना, इधर आने के लिए अब श्रीनगर से पंजाब हमको आना है तो बनिहाल दर्रा। इधर पंजाब है ना, तो श्रीनगर से पंजाब आना है तो बनिहाल दर्रा। क्लियर? दर्रा क्लियर हो गया। पर्वत श्रेणियां जो ट्रांस हिमालय में आता है, सबसे ऊपर कौन सा है? काराकोरम। उसके नीचे लद्दाख। उसके नीचे जास्कर। उसके नीचे पीर पंजाल श्रेणी। क्लियर? चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा। आज के लिए इतना, कल करते हैं।